हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में दिल से स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, प्रसन्न और खुश। साथ ही साथ अपनी वार्षिक परीक्षा, जी हां, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने कहा था कि मैडम प्लीज कक्षा 12वीं की दिगंत पाठ्य पुस्तक शुरू कीजिए, तो आ गई हूं मैं आज इसी के कक्षा 12वीं हिंदी बिहार बोर्ड की विषय सूची के साथ, आपके सिलेबस ओवरव्यू के साथ, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कितने पाठों को आप पढ़ने वाले हैं। जी हां, हर एक पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैं आपके लिए लाने वाली हूं। तो सबसे पहले हम देखें कि आपकी जो विषय सूची है, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत में शामिल है, उसके बारे में यहां पर हम जानकारी दे देते हैं कि इन पाठों की चर्चा हम करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके लिए। आशुतोष पांडे, साथ ही साथ आदित्य गुप्ता, और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो आप लोगों ने कमेंट किए, रिक्वेस्ट की, तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आ गई हूं और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अधिक से अधिक लिंक शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड भी आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं हम अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत की तरफ। जैसे कि आपने देखा ही है कि कक्षा 12वीं भाग 2 है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको शामिल किया जाएगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम पढ़ेंगे पूरा पाठ, चाहे वो गद्य का हो या फिर काव्य का हो। कंप्लीट पाठ पढ़ने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद, कविता या पद्य या कविता पढ़ने के बाद हम उसमें निहित, मतलब पाठ्य पुस्तक में निहित जो भी प्रश्न दिए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक वीडियो आएगा सबसे पहले, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप यहां पर मेरे साथ बने रहना एंड तक, ताकि आप पाठ, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में निहित चैप्टर है, उन सब के बारे में जान सको। और साथ ही साथ आप वीडियोस, हर एक चैप्टर के वीडियोस को आपको देखना है और मैं अब देखना चाहती हूं कि आपका रुझान कितना है, वो आपको बता देंगे। मतलब मुझे पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपका कितना रुझान है और आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो बेटा बने रहना मेरे साथ। चलते हैं हम दिगंत का। जैसे पाठ 1 है बातचीत, जो कि लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा, प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। चैप्टर है पाठ 1 बातचीत। क्या हमने कभी सोचा था कि बातचीत पर भी पाठ लिखा जाएगा और इस बातचीत पर भी हम बात करेंगे? तो यही उन्होंने बताया कि बातचीत हमारे मनुष्य जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बातचीत एक ऐसा उत्तम माध्यम है जो ईश्वर ने हम मनुष्यों को ही प्रदान किया है। तो ईश्वर प्रदत्त ये हमारे पास ईश्वर का बहुत ही बड़ा उपकार है कि हमें वाक शक्ति प्रदान की। वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति। तो इस पाठ में हम यही जानेंगे कि एक कुशल वक्ता या जो वाक शक्ति है वो किस तरह से व्यक्ति का गुण भी हो सकती है, दोष भी। बिल्कुल, कैसे? यदि हम बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग करेंगे अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में मिठास या मृदु भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वही हमारा गुण है। यदि अनायास ही ऐसे ही शब्दों को हम बोलते जाएंगे, बहुत अधिक बोल लेंगे, वाचाल प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तो वो हमारा दोष भी हो जाएगा। दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था। ठीक है, अब उसने कहा था में उन्होंने किसने कहा था, क्या कहा था, ये सब सस्पेंस खुलेगा आपको चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखा गया है। कि संपूर्ण क्रांति में मनुष्य के जीवन की बात की गई है या बदलाव की बात की गई है, या जो भी हमारे परिवर्तन है उसकी बदलाव किया है, ये भी हम जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। अगला है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित ये चैप्टर, ये पाठ अर्धनारीश्वर। जब भी अर्धनारीश्वर शब्द हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पता है क्या याद आया? जैसे ही मैंने आपका ये वाला टॉपिक का नाम पढ़ा, ये पाठ 4 का नाम पढ़ा, तो मुझे सबसे पहले याद आया अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती जी का। जैसे आपने देखा होगा ना, अर्धनारीश्वर की छवि या फोटोज हमने देखी है, तो उसमें क्या बताया है? स्त्री और पुरुष की संभावना, या फिर हर एक जो मनुष्य जीवन है उसमें मनुष्य, स्त्री और पुरुष जो है उसी के आधार पर सृष्टि का निर्माण हुआ है और दोनों ही बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। क्या ऐसा ही कुछ है? ये सब जानने वाले हैं हम इस पाठ के माध्यम से। अब हम चलते हैं आगे।
अगला है पाठ 5 रोज, जो कि लिखा है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गेजी द्वारा। इनका पूरा नाम भी कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है कि लेखक अग्गेजी का पूरा नाम क्या है। कभी कभी आपको हीरानंद पहले लिख देंगे, सचिदानंद बाद में लिख देंगे, हीरानंद सचिदानंद वात्स्यायन अग्गे ऐसा जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे इनका पूरा नाम है। तो रोज में हम देखेंगे कि क्या प्रतिदिन की बात की गई है, क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ भगत सिंह जी द्वारा लिखित एक लेख और एक पत्र, जिसमें हम देखेंगे कि एक लेख या एक पत्र से कितने हाव भाव जुड़े रहते हैं, कितनी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, कितनी संवेदनाएं जुड़ी रहती हैं, ये सब जानेंगे। साथ ही साथ जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है पाठ 7 ओ सदा नीरा। तो इसमें भी जानेंगे कि भाई क्या कहा है। ओ सदा नीरा, तो ओ संबोधन वर्ड है, एक संबोधन शब्द है जिसके माध्यम से हमें ओ, अरे, जैसे आपने कारक पढ़े हैं बेटा, कारक पढ़े होंगे ना आपने, संबंध बोधक है तो कर्ता ने कर्म को या अधिकरण या संबोधन तो ओ, अरे, हे, ये इस तरह का आता है, ठीक है। साथ ही साथ है पाठ 8 मोहन राकेश जी द्वारा रचित सिपाही की मां। अब इसमें सिपाही की मां का जो हृदय रहता है वो कितना, मतलब मां की यदि हम बात करते हैं तो मां एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम परिभाषा ही नहीं दे सकते, क्योंकि हम उसके बारे में क्या रचना करेंगे, क्या परिभाषा देंगे। मां तो अनंत है, जिसकी ना कोई शब्दों में सीमित किया जा सकता है, ना ही उसकी परिभाषा दी जा सकती है। तो यहाँ सिपाही की मां की बात की गई है, जो बॉर्डर पर या सीमा पर तैनात खड़े रहते हैं और जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को देश की सीमा अर्थात मां भारती की रक्षा के लिए भेज दिया है। क्या इस तरह का वर्णन है, वो हम सब देखेंगे। अगला नवा पाठ है प्रगीत और समाज, नामवर सिंह जी द्वारा रचित, जो कि प्रसिद्ध नाम है, एनसीईआरटी के ये प्रमुख रचनाकार भी हैं, प्रमुख एक्सपर्ट्स में भी इनको शामिल किया गया है। प्रगीत और समाज, किस तरह से समाज में लोगों का जो रहन सहन है, विचार है, आदान प्रदान है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि जो द्वारा रचित पाठ 10 जूठन। अब जूठन किसे कहते हैं? क्या जो हम थाली में भोजन जैसे हमारे समक्ष रखी है, थाली है, तो हमने भोजन किया और जो बच जाती है उसको हम जूठन कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि नहीं भाई, हम किसी का जूठा नहीं खाते या हम किसी को जूठा नहीं खिलाते। तो यहां पर बात ये की गई है, क्या सिर्फ भोजन ही जूठा होता है या और भी कुछ है? तो जूठन के माध्यम से ओम प्रकाश जी द्वारा रचित इसको भी हम देखेंगे। क्या समाज में जो वर्ग भेद है उसके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ 11वां पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल यज जी द्वारा रचित है ये, हंसते हुए मेरा अकेलापन, की अकेले होने के साथ ही हमें अपने आप में संपूर्णता महसूस करनी चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि देखो मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला क्या करूंगा, मेरा कोई साथ नहीं देते। बेटा कभी कभी ऐसे पल आते हैं जीवन में जब हमारा साथ कोई नहीं देता। अरे हम तो इंसान हैं, जब परमात्मा को भी विपत्तियों का सामना अकेले ही करना पड़ा। तो ऐसे कई सीन्स आएंगे, ऐसी कई घटनाएं, कई ऐसे मौके या अवसर या समय आएगा जब हमें सिर्फ और सिर्फ अकेले ही उनका सामना करना होगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, यदि हम हंसते हुए हर एक समस्या या परेशानी का सामना करते हैं तो वो फिर ज्यादा देर ठहरती नहीं है। हो सकता है इसी से रिलेटेड हो। अगला पाठ है 12 उदय प्रकाश जी द्वारा रचित तिरछ, ठीक है। अब हम चलते हैं पाठ 13 जो कि शिक्षा है, जे कृष्णमूर्ति द्वारा। शिक्षा में शिक्षा के मूल्यों का वर्णन होगा, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन होगा, शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए उसका वर्णन होगा। ये सब कुछ हमारी दिगंत पाठ्य पुस्तक की देन है, जो कि हम हमारे पाठ्यक्रम में ये चैप्टर्स या पाठ शामिल किए हैं। अब हम चलते हैं काव्य खंड की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आपने सुना ही होगा, जिनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। उन्हीं की ये रचना कड़बक है, जिसमें हम जानेंगे। साथ ही साथ सूरदास जी जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके पद हैं, हम जानेंगे यहाँ पर सूरदास जी की अनन्य भक्ति को और कृष्ण के प्रति इतना मतलब समर्पित रहने को। कुछ लोगों ने कहा है, बहुत सा ऐसे मतलब सूक्तियां हैं या सुनने में भी आया है कि सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि यदि ये जन्म से अंधे होते तो इतनी सुंदरता के साथ कृष्ण की रचना कैसे कर पाते? उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं तो कृष्ण को देखा होगा, लेकिन यहां पर उनके मन या जो हृदय था उसमें कृष्ण का वास था, तो उन्होंने अपने मन और विचारों को अभिव्यक्त किया है अपने पदों के माध्यम से। साथ ही साथ तुलसीदास जी जो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं और
सगुण भक्ति धारा के भी हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित पदों में हम जानेंगे कि वो पद क्या होंगे। चौपाई भी हो सकती है, छंद भी हो सकते हैं, सवैये भी हो सकते हैं, सोरठे भी हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पाठ 4 है छप्पय, नाभादास जी द्वारा रचित। छप्पय ये भी छंद है, क्या इसमें कितनी मात्रा है इनके बारे में भी हम जानेंगे। अब हम चलते हैं कवित्त की तरफ। भूषण जी द्वारा रचित कवित्त, क्या कवित्त 4 पंक्तियों का होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ पाठ 6 है तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद जी जो कि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनके द्वारा रचित है ये चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में। 7वां है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जी हाँ, वही कवयित्री जिन्होंने सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी प्रसिद्ध काव्य है, कविता है, जो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। उन्हीं के द्वारा पुत्र वियोग ये रचना है, इसको भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ उषा, शमशेर बहादुर सिंह, जी हाँ, उषा जो कि एनसीईआरटी में कक्षा 12वीं में भी ये कविता शामिल है, जिसमें प्रातः काल की लालिमा का वर्णन किया है कि जिस तरह से सूर्योदय से पहले जो वातावरण में लाली छा जाती है, मतलब लालिमा छा जाती है, उसी का यहाँ पर वर्णन है कि कितना सुंदर वो मौसम लगता है या कितना सुंदर वो दृश्य लगता है। ऐसा लगता है जैसे राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। गांव के सुंदर चित्रण यहाँ पर वर्णन किया है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। अब है गजानन माधा मुक्ति बोध जी द्वारा रचित जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, यहाँ तो हम कहते हैं एक चेहरे में भी कई चेहरे, लेकिन यहाँ पर कई चेहरों का एक चेहरा, ये भी एक सस्पेंस है, ये भी एक रहस्य है, तो हम पढ़ेंगे। अब है रघुवीर साय जी द्वारा रचित अधिनायक। जनगण मन, अधिनायक मतलब एक लीडर, एक नेता। ठीक है, यहां का वर्णन है। प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित है। इसमें भी हम बहुत सुंदर तरीके से रचना पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हार जीत, अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित। अब हार में जीत है या जीत में हार है, फिर हाँ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये भी डायलॉग सुना था। तो ये सब हम जानेंगे। साथ ही साथ ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित गांव का घर, गांव का सौंदर्य, गांव के दृश्य का सब कुछ जानने वाले हैं इस काव्य में। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हम सबसे पहले कर रहे हैं वन शॉट अर्थात कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो आपको बहुत अच्छे से बने रहना है हमारे साथ ताकि आप सभी पाठों को समझ पाओ। जैसा कि आपने कहा कि 26 चैप्टर्स आपको पढ़ाना है मैडम, तो मैं आपके अनुरोध पर आ गई हूं। तो बस अब आपकी बारी है कि आप किस तरह से इन चैप्टर्स को पढ़ोगे, अधिक से अधिक लिंक शेयर करोगे और सभी को बता दोगे कि कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आ गया है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे आप। ठीक है, चलिए, आपकी जिम्मेदारी है और आपका रिस्पॉन्स मुझे बताएगा कि कैसे आपने अपनी जिम्मेदारी उठाई है या निभाई है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय, खुश रहिएगा।